हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है माँ के मरने के बाद जब बाई और बाबियों ने ननद और ससुर के साथ रहने से किया इनकार। बहू, इतना बड़ा अन्याय मत करो। वह बेचारी अकेले कैसे रहेगी? अभी तो उसकी माँ मरी है, कुछ दिन तो उसके साथ रह लो इस घर में। मैं पूरे दिन बाहर काम करूँगा, कुछ तो सोचो। बेटा, तुम तो समझने की कोशिश करो। अकेली जवान बहन को ऐसे घर में अकेले छोड़ तुम लोग अपनी पत्नी को लेकर चले जाओगे। वह बेचारी अकेले कैसे रहेगी इस घर में? कुछ दिन तो बारी बारी से रुक जाओ तुम लोग। मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूंगा, फिर चले जाना तुम लोग। मेरा क्या है, मैं तो अकेले भी रह लूंगा। दोनों बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़ गिड़गिड़ा पड़े दीनानाथ जी। नहीं पापा जी, मेरा तो मुश्किल है, क्योंकि इनका तो ऑफिस है, ऊपर से बच्चे की पढ़ाई, उसका भी नुकसान होगा। इसीलिए मैं तो नहीं रुक पाऊंगी यहाँ। छोटी अगर चाहे तो रुक सकती है, उसका तो कोई बच्चा नहीं है। अरे वाह दीदी, ऐसे कैसे कह दिया आपने? बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पति तो हैं, वह भी तो ऑफिस जाते हैं, उनको भी तो चाय नाश्ता पानी खाना करना होता है। अब क्या ऑफिस से आके खुद का खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, साफ सफाई करेंगे? नहीं बाबा, इन्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता है, भूखे रह जाएंगे। मैं नहीं छोड़ सकती। दोनों ही बहुएं आपस में ही लड़ पड़ी। दीनानाथ जी आशा भरी नज़रों से अपने बेटों की ओर देखते हैं, लेकिन बहुओं के साथ साथ दोनों बेटों की भी आपस में बहस होने लगी। लड़ाई बढ़ गई, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला। अंत में बड़े बेटे राजेश ने कहा, एक काम करते हैं कि सारी प्रॉब्लम प्रिया को लेकर हो रही है, तो हम प्रिया को ही अपने साथ ले चलते हैं। तब तक पापा जल्दी से जल्दी उसके लिए लड़का ढूंढ कर शादी तय कर लेते हैं। क्यों पापा, ठीक है ना? प्रिया वहीं खड़ी रोने लगती है। वह अपने पापा को बड़ी आशा भरी नज़र से देखती है कि पापा मना कर दे, मैं नहीं जाने वाली इन लोगों के साथ। दीनानाथ जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की ओर चले जाते गए। बेटे और बहुएं भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। प्रिया अकेली खड़ी रोने लगती है। एक तो उसकी माँ चली गई। माँ के जाते ही बाई बाबियों ने अपना रंग दिखा दिए। रोते हुए प्रिया पापा के कमरे की ओर गई। दीनानाथ जी सर पकड़े बैठे थे, आंखों में आंसू थे। प्रिया को देख बोले, क्या हुआ बेटा, तू सोने नहीं गई? पापा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा, आप प्लीज़ मना कर दो, मैं उन लोगों के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। बाबियों तो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन भाइयों का रवैया भी तो देखा है ना आपने। जब वह आपके ना हुए तो भला मेरे क्या होंगे? माँ के जाने का गम उनके चेहरे पर ज़रा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं नहीं रह सकती पापा, प्लीज़ मुझे मत जाने दो। आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूँगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ, रह लूँगी मैं। बेटी की समझदार भरी बातें सुन रोने लगे दीनानाथ जी। उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब जाओ, बेफिक्र होकर सो जाओ। प्रिया चली जाती है। अगले दिन सुबह ही दोनों बेटे बहुएं अपना अपना सामान ले जाने लगे। दीनानाथ जी चुपचाप बैठे बेटे और बहुओं को जाते हुए देख रहे थे। तभी राजेश ने कहा, अरे प्रिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बोला था ना तुम्हें, मैं सुबह 7 बजे ही निकलना है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया पापा की ओर देखने लगती है। दीनानाथ जी ने कहा, नहीं प्रिया कहीं नहीं जाएगी, तुम लोग जाओ। हाँ तो ठीक है ना पापा जी, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हमने तो भाई बोल दिया था प्रिया चल पड़ेगी, फिर आप टेंशन फ्री होकर आराम से रहोगे। अब नहीं भेजना चाहते हो तो आपकी मर्जी, चलो जी, हमारी तो ट्रेन का टाइम हो रहा है। कहते हुए बड़ी बहू सबको लेकर चली गई। दीनानाथ जी आंखों में आंसू लिए बच्चों को जाते हुए देखते रहे। एक बार फिर पलट के उनके बेटों ने उन्हें देखा तक नहीं। प्रिया पापा के साथ अकेली रह जाती है। दीनानाथ जी बेटी को अकेला घर में छोड़ ऑफिस भी नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए वह अपनी छुट्टियां बढ़ाते जा रहे थे। पूरा घर अकेले खाने को दौड़ता था। माँ के जाने के बाद प्रिया भी काफ़ी गुमसुम सी हो गई थी।
बस दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 2 दिन बाद ही गांव की ही एक काकी प्रिया से मिलने आई। काकी बहुत अच्छी थी, वह अक्सर ही प्रिया से मिलने आया करती थी। माँ के जाने के बाद एक काकी ही थी जिन्हें प्रिया अपना दुख सुख बताती थी। काकी जी ने दीनानाथ जी को समझाते हुए कहा, बेटा कब तक तू जानकी के जाने का दुख मनाता रहेगा? अगर तुम ही अपने आप को कमज़ोर कर लेगा तो प्रिया का क्या होगा? उसके बारे में भी तो सोच। काकी उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ, तभी तो कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अकेले छोड़ कैसे जाऊँ? बहू बेटों की तो हालत सुन ही चुकी हो आप। अरे मैं तो हूँ ना, जो नहीं है उनके लिए क्यों रो रहा है? मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी प्रिया को, मैं रहूँगी उसके साथ। तू प्रिया की चिंता बिल्कुल छोड़ दे। तू कल से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दे और आगे की सोचो। मैं पूरे दिन प्रिया को अपने पास रखूंगी। काकी की बात सुन दीनानाथ जी कुछ सोचते हुए अगले दिन से ऑफिस जाने लगे। काकी पूरी तरह से प्रिया का ध्यान रखती थी। दीनानाथ जी के जाने के बाद वह जाकर खुद ही पूरे दिन प्रिया के साथ रहती थी, जब तक कि दीनानाथ जी वापस ना आ जाते। दीनानाथ जी ऑफिस में अपनी जान पहचान वालों से सबसे प्रिया के लिए लड़का देखने के लिए बोल दिए। उन्हें एक लड़का मिल भी गया था, तो कहीं दूसरे शहर का, लेकिन यहाँ पर किराए का मकान लेकर नौकरी करता था। अच्छी खासी तनख्वाह भी थी। दीनानाथ जी को गौरव पसंद आ गया। बातचीत करके उन्होंने गौरव की शादी प्रिया से तय कर दी। आज जानकी जी को मरे हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। 6 महीनों में दीनानाथ जी पूरी तरह से पत्थर बन चुके थे और बेटे बहुओं के जाने के बाद ना तो एक बार भी पलट कर वापस घर आए, ना ही कभी फ़ोन पर हालचाल भी लेते। यहाँ तक कि प्रिया की शादी की भी चिंता उन्हें नहीं थी। दीनानाथ जी ने 1-2 बार फ़ोन किया भी, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, यह कहते हुए कि ऑफिस के काम में बिजी हैं। प्रिया की शादी तय हो गई थी। दीनानाथ जी ने जानबूझकर दोनों ही बेटे को शादी के बारे में नहीं बताया। जब शादी को 4 दिन रह गए तो उन्होंने व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड के साथ मैसेज डाल दिया कि अगर तुम लोग के पास टाइम हो तो शादी में आ जाना। ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने सब कुछ अकेले कर लिया, वैसे मैं एक मुंह बोला बाई भी देख लूँगा। मैसेज पढ़ते ही दोनों बेटे अगले ही दिन घर आ जाते हैं और आते ही दीनानाथ जी पर बारी बारी से बरस पड़ते हैं। पापा, यह क्या तरीका है? ये क्या मैसेज छोड़ा है आपने? हम पर आए थे, शादी के 2 दिन रह गए तो आपने हमें मैसेज किया। हाँ तो क्या करता? कौन सा फ़र्ज़ निभाया तुम लोगों ने बेटे होने का? किस हक से तुम लोगों को बुलाता? तुम्हारी माँ के जाने के बाद एक बार भी तुम लोगों ने पलट के अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश की कि वह जिंदा है या मर गया? यहाँ तक कि एक बहन थी, उसके बारे में भी तुम लोगों ने पूछा नहीं। कौन से फ़र्ज़ की बात कर रहे हो? बहन की शादी में आए हो, घर की शादी है और घर की बहुएं ही नहीं आई हैं। अपनी अपनी पत्नियों को छोड़कर कौन सी जिम्मेदारी निभाने आए हो तुम लोग? फिलहाल तो दीनानाथ जी ने प्रिया की शादी अपने बलबूते पर की। एक भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे को नहीं दी। शादी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई। प्रिया अपने ससुराल चली गई। शादी के अगले दिन ही दोनों बेटों ने दीनानाथ जी से कहा, पापा अब तो प्रिया भी चली गई, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हमारा अपना खुद का घर हो गया है, तो इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहोगे? या तो आप यह घर सब कुछ बेचकर हमारे साथ चलें या फिर इस घर को किराए पर उठा देते हैं। बेटों की बात सुन दीनानाथ जी चौंक पड़े। शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने घर बेचने की बात की कैसे? इस घर को तुम्हारी माँ ने कितना सहेज के बनाया था। ये मेरे खून पसीने की कमाई से बना है। तुम्हारी माँ का सपना है यह। ज़रा भी संकोच नहीं हुआ यह बोलते हुए कि यह घर बेच दो। तुम लोगों को मेरी और इस घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ, मैं खुद को और अपने घर को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। दीनानाथ जी की बात सुन दोनों बेटे उल्टा दीनानाथ जी के ऊपर ही गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब दीनानाथ जी बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। अब तक तो प्रिया थी, कुछ सहारा थी, अब तो बिल्कुल यह घर उन्हें काटने को दौड़ता था।
काकी कभी कभी दीनानाथ जी का हाल चाल लेने आ जाती थी। प्रिया के जाने के बाद उनका भी आना जाना कम हो गया था। एक दिन दीनानाथ जी ने काकी से कहा, काकी अब घर में रहना मुश्किल है, घर काटने को दौड़ता है। बेटों ने तो कह दिया या तो घर बेच उनके साथ रह लो या घर को किराए पर दे दो। उनके साथ तो मैं रहने नहीं वाला, सोच रहा हूँ किराए पर ही दे दूँ। लेकिन किराएदार भी जाने कैसा मिलेगा, खाने पीने वाला मिल गया तो उसे निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीनानाथ जी की बात सुन काकी ने कुछ सोचते हुए कहा, दीनानाथ बेटा बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जब तुझे घर किराए पर देना ही है तो अपनी बेटी को ही दे दे। वह भी तो इस शहर में किराए पर ही रह रही है ना, कम से कम इसी बहाने तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और 2 टाइम की रोटी भी ढंग से मिलती रहेगी। काकी की बात सुनते ही जाने दीनानाथ जी के दिमाग में क्या आया, उनके चेहरे पर चमक आ गई। सच काकी, आपको पता नहीं आपने क्या कहा है, आपने तो जैसे मेरी खुशियां लौटा दी हैं। काकी बेटी को किराए पर क्यों, ये उसका भी तो घर है, वो यहाँ भी तो रह सकती है। इतना बड़ा खाली घर पड़ा हुआ है और वह किराए पर रह रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आज ही प्रिया को बोलता हूँ। बड़ी खुशी मन से दीनानाथ जी ने प्रिया को यहाँ पर आकर रहने के लिए कहा। पहले तो प्रिया ने मना किया, फिर दीनानाथ जी की हालत देख, उनकी बातें सुन पति के साथ वहीं आकर रहने लगी। अब दीनानाथ जी का दिन आराम से निकल रहा था। घर में बेटी दामाद भी थे, थोड़ी सी चहल पहल थी। तभी अचानक एक दिन राजेश का फोन आता है और वह गुस्सा होते हुए दीनानाथ जी से बोल रहा था, पापा आपने किससे पूछकर प्रिया को इस घर में रखा है? अगर ऐसे ही 1-2 साल वह दोनों यहाँ पर रहेंगे तो उसका पति तो अपना हक जमाने लगेगा ना। ये क्या तरीका है? आप उन दोनों को बोल दीजिए अपना अलग से कहीं लेकर रहने के लिए। आपको किराएदार कोई और नहीं मिला जो बेटी दामाद को लाकर बैठा दिया। राजेश की बातें सुन दीनानाथ जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खून का घुट पीते हुए उन्होंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप से फ़ोन काट दिया। बार बार बेटे का फ़ोन आता ही जा रहा था, कभी छोटे बेटे का, कभी बड़े बेटे का, कभी दोनों बहुओं का। बहू भी इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी कि लगता ही नहीं कि वह अपने ससुर से बातें कर रही है। जब बेटे और बहू के कहने के बाद भी दीनानाथ जी ने प्रिया को अलग नहीं रहने दिया तो दोनों बेटे और दोनों बहुएं खुद ही आ गए। बड़ी बहू दीनानाथ जी से कहने लगी, पापा जी उम्र के साथ साथ दिमाग भी घुटनों में जा रहा है। कितनी बार आपको बोला कि ऐसी हरकतें मत करिए जो भविष्य में जाकर तकलीफ दें। प्रिया को तो हम जानते हैं, लेकिन उसका पति अगर हक जमाने लगेगा तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए पापा जी, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। छोटी बहू भी बोल पड़ी, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए ताकि हम अपने हिसाब से उसे बेचें या किराए पर दें। कम से कम हमारा तो रहेगा, उसे खोने का डर तो नहीं बना रहेगा। हाँ पापा, छोटी सही कह रही है, आप हमें हमारा हिस्सा दो, हम एक्चुअली में यहाँ पर अपना हिस्सा लेने ही आए हैं। बहू की बात सुन दीनानाथ जी ने बेटों की ओर देखा। प्रिया भी वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी। प्रिया के पति ऑफिस गए हुए थे। दीनानाथ जी ने बेटों से पूछा, राजेश, रमेश, ये बहुएं जो कह रहे हैं तुम लोग भी वही चाहते हो? तुम लोगों को अपना अपना हिस्सा चाहिए? हाँ पापा, फालतू में झंझट पालने से अच्छा है कि हम अपना सारा कुछ समेट ही ले तो सही है। वैसे भी आज नहीं तो कल यह सारा कुछ तो हमारे ही नाम करने हैं आपको, इससे अच्छा है कि अभी कर दीजिए। छोटे बेटे ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाया। अच्छा, तो फिर तुम लोग इस घर को बेचोगे? पापा, वह तो हमारे ऊपर डिसाइड करता है ना, फिलहाल तो आप बस बंटवारा कर दीजिए। तुरंत ही राजेश बोल पड़ा, ठीक है देखता हूँ। मैं कहते हुए दीनानाथ जी उठकर अपने कमरे में चले गए और जानकी की फ़ोटो के आगे रोते हुए कहने लगे, देखा जानकी, देखा हमारे बच्चे कैसे बातें कर रहे हैं, तुम्हारे सपनों के घर को बेचने की बातें कर रहे हैं। उस घर को, जिस घर को बनाने में मैंने अपनी पूरी जीवन की खून पसीने की कमाई लगा दी, तुमने इस घर को बनाने के लिए कितनी तपस्या की थी। आज इस घर की कीमत तुम्हारे बच्चों की नज़रों में कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से प्रिया भी आती है।
पापा के कंधे पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है, पापा आप प्लीज़ रोइए मत। आप उन लोगों को जो भी चाहिए दे दीजिए, उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं आपको। गौरव को बोलकर कहीं दूसरी जगह किराए का घर देख लेती हूँ, आप हमारे साथ में रह लेना। पापा कम से कम इस जंजल से दूर तो रहेंगे आप। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हारे बाप के कंधों में अभी इतनी ताकत है कि वह अपने लिए खड़ा हो सके। मैं भी खुद पूरे परिवार को पालने की ताकत रखता हूँ। तुम चिंता ना करो और तुम्हें कहीं भी किराए का घर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जो होगा कल देखा जाएगा। अभी जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। पूरी रात दीनानाथ जी सोते नहीं हैं। उनके मन में उथल पुथल मच पड़े थे। हजारों सवाल थे जिसके जवाब ढूंढने थे। आखिरकार बेटों की हालत, बहू की बातें याद कर करके दीनानाथ जी ने अपना फैसला ले ही लिया और अगले दिन सुबह सुबह ही वकील को बुलाते हैं। वकील को देख दोनों बेटे बहुएं भी आ जाती हैं। दोनों ही बहुत खुश थी। आज उन्हें उनका हिस्सा मिलने वाला था। बेटे भी 2 दिन के बाद जाने का टिकट करने के चक्कर में थे। दीनानाथ जी ने वकील से कहा, वकील साहब मेरी पूरी प्रॉपर्टी के कागज़ आपके पास हैं। ये मेरे 2 बेटे हैं। आप मेरे पूरी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दीजिए और मेरी जितनी भी ज़मीन है, दुकान है, खेत हैं, वह सब 3 हिस्सों में बांट दीजिए, सिवाय इस घर के। इतना सुनते ही दीनानाथ जी की बहुएं और बेटे हैरान हो जाते हैं। अरे पापा जी, 3 हिस्सा किसके लिए? बोल पड़ी बड़ी बहू। हाँ पापा जी, आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर तीसरा हिस्सा किसके लिए? छोटी बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाया। और क्या पापा, ये क्या आप कर रहे हैं? ये तीसरा हिस्सा किसके लिए है? और यह घर का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इतना बड़ा घर है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? दीनानाथ जी ने कहा, तीसरा हिस्सा मेरा है। और रही बात इस घर की, तो यह घर पुश्तैनी तो है नहीं, मेरा खुद का बनाया हुआ है। इसीलिए यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। मेरी जितनी भी पुश्तैनी ज़मीन है वह सब मैं तुम लोगों के नाम करूँगा, लेकिन मेरा जो खुद का अपना बनाया हुआ है यह घर, इसे मैं टुकड़ों में नहीं करूँगा, क्योंकि यह मेरी पत्नी के सपनों का घर है। यह तो गलत बात है ना पापा जी? यह तो आप धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। हम तो पंचायत बुलाएंगे इसके लिए। सब चीज़ में बराबर बराबर 2 ही हिस्से होंगे, तीसरा हिस्सा नहीं होगा। तीसरा हिस्सा लेकर ही क्या करेंगे आप? मुश्किल से 2-4 साल ही तो आप और रहेंगे, फिर आखिर में हमारे ही पास आएंगे ना, तो इसकी क्या ज़रूरत है? बहुत चाहे मैं 2 साल रहूं, 2-3 रहूं या 2 घंटे रहूं, तीसरा हिस्सा मैं अपनी बेटी को दूंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यह घर मेरी पत्नी का सपना था, उस सपने को मैं उसकी बेटी को दूंगा। इसके लिए तो तुम क्या, तुम्हारी पंचायत मुझे मजबूर नहीं कर सकती। और रही बात पुलिस कोर्ट कचहरी की, तो तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो। कोई भी पुलिस कोर्ट कचहरी ज़बरदस्ती हिस्सा नहीं दिलवा सकती। जो मिल रहा है चुपचाप से ले लो, नहीं तो यह सब भी मैं प्रिया के नाम कर दूंगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पहली बार दीनानाथ जी का गुस्सा देख उनकी दोनों बहुएं डर गई। बेटों ने कहा, पापा यह ठीक नहीं कर रहे हैं आप अपने बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। बच्चे? कैसे बच्चे? कौन से बच्चे? कौन से बच्चे होने का फ़र्ज़ निभाया है तुम लोगों ने? अरे हमने कोई पाप किए थे जो तुम लोगों जैसी औलाद पैदा हुई? माँ के जाने के बाद एक बार भी पलटकर तुम लोगों ने देखा नहीं कि तुम्हारा बाप जिंदा भी है या मर गया है। एक जवान बहन घर में पड़ी थी, उसके बारे में भी नहीं सोचा। पिछले 6 महीनों में एक फ़ोन तक तुम लोगों ने नहीं किया। और आज जब हिस्सा लेने की बारी आ गई तो तुम सबके पास टाइम हो गया। यहाँ तक कि प्रिया की शादी में तुम्हारी पत्नियां नहीं आई थी और आज हिस्सा लेने देखो कैसे चढ़ के आई हैं। जिस तरीके से मुझसे बातें करती हैं, ऐसे तो कोई अपने दुश्मनों से भी बातें नहीं करता है। खून का रिश्ता होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। तुम लोगों को जो दिया जा रहा है चुपचाप से ले लो, नहीं तो अभी के अभी मैं सारा कुछ प्रिया के नाम कर दूंगा और इसके लिए मुझे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बताओ लेना है या ख़त्म करूं कहानी यहीं पर?
काफ़ी तेज़ चिल्ला रहे थे दीनानाथ जी। बेटों और बहुओं को लगा कि कहीं सच में गुस्से में आकर पापा सारा कुछ प्रिया के नाम ही ना कर दें, इसीलिए जो मिला वह लेकर चुपचाप चलते बने। दीनानाथ जी ने 3 हिस्सा कर लिया, घर के टुकड़े नहीं किए, वह सब कुछ उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। बेटों को अब दीनानाथ जी से लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने दीनानाथ जी से रिश्ता भी तोड़ लिया था। और वैसे भी दीनानाथ जी खुद उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। वह अपना घर और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी प्रिया के नाम करके प्रिया के साथ ही अपना दिन काटने लगे थे। बेटों को उन्होंने पूरी तरह से भुला दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।